अस्सलाम अलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि सब फुटफाट होंगे। कुछ फैंस अपने होने का भरपूर एहसास दिला रहे। इन सब का बहुत शुक्रिया, और जो मेरे साइलेंट फैंस हैं उनका भी शुक्रिया, मगर उनसे रिक्वेस्ट कि आप भी लाइक किया करें, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा मेरे बाकी के नावल्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो पल्जिज़ वो सब नावल्स भी रीड कीजिए। अब बना किसी ताख़ीर के चलते आज की एपिसोड की जानिब। बेऐब इश्क, किस्त नंबर 10। उम्मीमान फातिमा। वो कमरे में दाखिल हुआ तो जाजिया बेड पे सो रही थी। इसका दिमाग उसे देखते ही खोलने लगा। वो कोट उतार कर सोफे पे उछालता इसकी तरफ बढ़ा और इसे बाजू से खींचकर बैठा तो वो नींद भरी आंखों से इसे देखने लगी। मेरा सुकून बर्बाद करके कितने सुकून से सो रही हो, उठो, दफ हो जाओ यहाँ से। वो इसे खींचकर बेड से उतारते हुए जोर से आगे जो पुश किया तो वो तवाज़ुन बरकरार न रखते हुए जमीन पे गिरी और माथा जोर से टेबल से टकराया। वो कराहती हुई सीधी हुई और वहां से खून का फवारा सा निकलने लगा। जाजिया, वो बेकरार होता इसकी तरफ लपका। खबरदार, एक कदम आगे मत बुलाइएगा, वो माथे पे हाथ रखते हुए बोली। वो इसकी बात इग्नोर करता जल्दी से साइड टेबल के दराज से फर्स्ट एड बॉक्स निकाल कर उसके पास आया और इसे पकड़कर सोफे पे बैठा। हटाओ हाथ, मुझे बैंडेज करने दो, वो इसका हाथ पीछे करते हुए बोला। मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं है, वो उदय बंद होती आंखों से उसे देखते हुए बोली। देखो, तुमने एक बार मेरे हाथ पे बैंडेज की थी तो समझ लो वही कर्ज उतार रहा हूँ, वरना तुम इतनी अहम नहीं हो कि तुम्हारे लिए तड़पो और दर्द महसूस करूं। इसके बाद मर भी जाओगी तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, वो कड़वे लहजे में बोला तो वो चुपचाप हाथ पीछे हटाकर बैठ गए। वो पायोडेन से जख्म साफ करते हुए जख्म देखने लगा तो वो काफी गहरा था। न जाने दिल में दर्द सा क्यों उठा और वो इस जख्म को देखकर बेचैन ही हो गया। ये बैंडेज करवा लो, फिर डॉक्टर के पास चलते हैं, सच्चेज लगेगे, वो अपनी लहजे का बेतअस्सुर बनाते हुए बोला। सुबह जाकर खुद ही करवा लूंगी, मैं किसी का एहसान नहीं लेती, वो सपाट लहजे में बोली और फिर बैंडेज करवाकर उठकर बेड की तरफ बढ़ गए। वो दिल ही दिल में झुंझलाता सिगरेट केस उठाता टेरेस पे चला आया। कितनी देर वो बैठा सिगरेट पीता रहा और फिर अंदर आकर ड्रिंक करने लगा। वो पूरी बोतल खत्म करके लड़खड़ाते कदमों से बेड पे आकर लेटा और जाजिया को खींचकर बाहों में भरा तो वो इससे खुद को छुड़वाती जल्दी से बेड से उतरकर उसे मतवहश निगाहों से देखने लगी। ऐसे कुक, क्या देख रही हो? शौहर हो तुम्हारा, वो बामुश्किल आंखें खोलता उसे देखते हुए बोला और फिर उठकर उसकी तरफ बढ़ा तो तेजी से ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ी और इसे लॉक कर लिया। ये बीवी, दरवाजा खोलो ना, वो दरवाजा धड़ाधड़ खटखटाते हुए बोला, मगर दूसरी तरफ से जब कोई जवाब ना आया तो वो बेड पे औंधे मुंह गिरते ही होशो हवास से बेगाना हो चुका था। वो उसे नशे में धत अपनी तरफ बढ़ता देखकर जल्दी से खुद को ड्रेसिंग रूम में बंद कर चुकी थी। वो दरवाजे से टेक लगाए अपनी सर से उठती टीसों को दबाने लगी। बेबसी के एहसास से इसके आंसू निकलने लगे।
या अल्लाह, ये मैंने क्या कर लिया। इस शख्स से बदला लेने के लिए खुद की जिंदगी को दांव पे लगा दिया। एक शराबी बदकिरदार आदमी को अपना नसीब बना लिया, वो सिसकते हुए सोचे गए। फिर वही दीवार से टेक लगाए बैठी रही, और जब बाहर से बिल्कुल कोई आवाज ना आई तो वो दरवाजा खोलकर बाहर आई और सोफे पे सुकड़ कर लेट गई। सुबह फजर के टाइम उसने नमाज पढ़ी और उठकर बाहर आई तो सुगरा शाह बीजान का नाश्ता बनवा रही थी। मीना ये नाश्ता बीजान को पहुंचा देना और हाँ रोहान और जैद कनवल की चाय में भिजवा देना, सुगरा शाह ने कहा और बाहर निकल गए। वो चुपचाप अफसुर्दा सी डाइनिंग हॉल में बैठ गई। मीना बीबी के फारिग होने के बाद इसने अपने लिए चाय बनाई और पीकर अस्पताल के लिए निकल गई। वहां से वो काफी दोपहर को वापस आई तो लाउंज से कहकहों की आवाज आ रही थी। वो अंदर दाखिल हुई तो मीशा और उसकी फैमिली बैठी हुई थी। वो सलाम करती सीढ़ियों की तरफ बढ़ी कि मीशा की आवाज पे थम गई। मेरी और रूअब की मंगनी हो रही नेक्स्ट वीक, तो मुबारकबाद नहीं दूंगी, मीशा ने कहा तो वो रुक कर उसे सपाट चेहरे से देखने लगी और बिना कुछ बोले अंदर की जानिब बढ़ गए। कमरे में आकर उसने रूअब की अलमारी से वाइन की बोतलें निकाली और सब कमोड में बहाकर सब बोतलें टेबल पे सजा दी। काफी देर के बाद दरवाजा खुला और रूअब अंदर दाखिल हुआ और खाली बोतलें देखकर ठिठक गया। व्हाट दी फज, ये क्या क्या तुमने क्या किया? वो अनजान बनते हुए बोली। तुम अच्छे से जानती हो कि तुमने क्या किया है। जाहिल लड़की ये स्पेशल इब्रार से मंगवाई थी मैंने, और इस कदर महंगी थी। वो धारा, ये पीकर तुमने कल रात मुझसे जबरदस्ती करने की कोशिश की थी, तो अपनी इज्जत की हिफाजत के लिए ये सब किया। वो इत्मीनान से बोली। तुम्हें लगता है कि मैं बना उसे पिए तुमसे जबरदस्ती नहीं कर सकता? वो पास आकर तंजिया लहजे में बोला। अरे वाह, कल तक तो कोई मेरी औकात याद दिला रहा था और मुझे छूना भी तौहीन समझता था। अब आज क्या हुआ? वो भी जवाबन तंजिया अंदाज में बोली। तुम जैसी का गुरूर तोड़ने के लिए मैं अपनी तौहीन भी कर सकता हूँ, वो तल्ख लहजे में बोला। हाँ बिल्कुल, तुम्हारी तरबियत से ज्यादा तुम्हारे अंदर तुम्हारी माँ का खून जो दौड़ रहा है, जैसी तुम्हारी माँ थी बेवफा, खुदगरज, बेहिस, वैसे ही तुम हो। इसने जानबूझकर उसकी दुखती रग पे हाथ रखा। हाउ डियर यू, वो धड़ता हुआ इसकी तरफ बढ़ा। क्यों, बहुत तकलीफ हुई क्या? सच हजम नहीं हुआ? मगर यही तो सच है मिस्टर शाह, वरना तुम्हारी तरबियत बड़ी माँ और बड़े पापा ने की, मगर उन जैसी एक आदत नहीं तुम में। बीजान के जेर साया पले, मगर उन जैसे नेक तो किया एक आदत तक ना अपना सके। बेवफा, बेहिस होने के साथ साथ शराबी, जानी भी हो और उस पे फख्र करते हो। वो उसकी आंखों में आंखें डाले निडर अंदाज में बोली। इतना मत बोलो कि तुम्हें मेरे इताब का निशाना बनना पड़े। तुम मेरे गुस्से को जानती नहीं हो। क्या करोगे तुम? मेरी इज्जत लूट लोगे या मुझे जान से मार डालोगे?
यही कर सकते हो ना तुम तो शौक से करो। मैं तुमसे नहीं डरती क्योंकि तुम जैसे बदकिरदार से अगर मैं डर गई तो मैं जाजिया ही नहीं। जाजिया शुजात हुसैन हमेशा हक के लिए लड़ी और मजलूमों को हक दिलाती रही, और तुम्हें लग रहा कि मैं चुपचाप जुल्म सहने वाली कोई टिपिकल मशरकी लड़की हूँ। और हाँ, जो बाहर तमाशा हो रहा है ना तुम्हारी मम्मी का, इसको जाकर अभी रोको वरना कल के दिन तो और तुम्हारी फैमिली मीडिया को जवाब देते देते थक जाओगे। वो सर्द लहजे में बोली। उतर आई ना अपने घटियापन पे। मेरे अंदर तो मेरी माँ का खून असर कर रहा, तो तुम्हारे अंदर किसका खून है? तुम्हारी माँ ऐसी थी या तुम्हारा बाप? वो फुनकारा। ये घटियापन नहीं, ये अपना दिफा करना है। मैं चुप रहूं और खुद पे जुल्म होने दूं, ये मेरी माँ और बाप ने नहीं सिखाया। मेरी माँ ने सिखाया कि अच्छों के साथ हमेशा अच्छा करना और बुरों के साथ भी अच्छा करना, मगर अगर बुरा तुम्हारी अच्छाइयों का फायदा उठाकर तुम्हें कमजोर समझ ले तो उसे बताना कि जब शरीफ आदमी बुरा बनता तो वो क्या क्या करता है। मैं तुम्हारी फैमिली की नज़र में बुरी तो बन चुकी हूँ, तो मुझे मज़ीद बुरा बनने से फ़र्क नहीं पड़ेगा, मगर तुम्हारी फैमिली मज़ीद बुरा होना अफोर्ड नहीं कर पाएगी। पूरी दुनिया तुम पे थू थू करेगी। तुम्हारे बिजनेस, फैमिली रिलेशन पे बहुत असर पड़ेगा। फैसला तुम्हारा है। वो चबा चबा कर बोली। वो मुट्ठियां भयंचिता 2 कदम उसकी तरफ बढ़ा, फिर लब भींच कर मुड़ा और एक झटके से बाहर निकल गया। वो फातिहाना अंदाज में मुस्कुराती हुई फ्रेश होने के लिए वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। वो कमरे से निकलकर बाहर आया और उसका रुख लाउंज की तरफ था। आओ आरएस, देखो हम लोग मम्मी का ड्रेस चूज कर रहे हैं। बड़ी माँ को ये पसंद आया है। मीशा ने इसका बाजू थाम कर कहा। बड़ी माँ में अभी मन्नी नहीं करना चाहता। वो मीशा से निगाहें चराकर सुगरा शाह से बोला। क्यों? क्यों नहीं कर सकते? अभी कुछ देर पहले तो तुम राजी थे और एकदम से कमरे में गए और वापस आए तो तुम्हारा इरादा ही चेंज हो गया। मीशा ने अपने बाल नोचते हुए किया। मीशा बेटा पर जिजिज रिलैक्स हो जाओ। वो लड़की बहुत शातिर है। उसने रेहान साहिब को काबू में किया हुआ है और मेरे बच्चे को काबू करना इसके लिए कौन सा मुश्किल है। हम लोग मजबूर हैं फिलहाल, लेकिन जल्द सब ठीक होगा। कुछ अरसे के बाद मन्नी कर लेंगे, सुगरा शाह ने कहा। कमाल है, सुगरा बेगम अपने शायद कसम खा ली कि अपने शौहर के खिलाफ जाना है। मेरे मना करने के बावजूद ये तमाशा क्यों हो रहा? रुआब की शादी हो चुकी तो फिर मीशा से मन्नी का शोशा क्यों छोड़ा गया? रेहान शाह की आवाज बुलंद हुई। मैं अपने बच्चों को घट घट कर जीता नहीं देख सकती। मेरे बच्चों की खुशियों के आड़े अगर अब भी आए तो मुझे अपने खिलाफ पाएंगे। सुगरा शाह की आवाज भी इस बार बुलंद थी। आवाज नीची रखिए सुगरा बेगम। रेहान शाह इस बार धाड़े तो रुअब ने कर्ब से आंखें मैच ले। इसे आज ऐसा मालूम हो रहा था कि जैसे शाह विला में बदअमनी और बदगुमानी की फिजा चल चुकी है। रुअब ने निगाहें उठाकर सीढ़ियों से ऊपर खड़ी जाजिया को जख्मी निगाहों से देखा तो वो निगाहें चराती पीछे हट गई। वो कुछ देर उन्हें देखता रहा और फिर गुस्से से बाहर निकल गया। न जाने कितनी देर वो बेमकसद गाड़ी को सड़कों पे दौड़ाता रहा और जाजिया से जान छुड़वाने के मुतालिक सोचता रहा, मगर दिमाग मौफ होता जा रहा था।
फिर मोबाइल की रन पे उसने डैशबोर्ड से फोन उठाया तो मीशा का कॉल था। इस्लामाबाद चलना है मीटिंग के सिलसिले में, मीशा ने नरुटे अंदाज में कहा। हाँ जाना तो है, तुम तैयार रहना, मैं पक कर लूंगा, वो आहिस्ता से बोला। वैसे तो मैं तुमसे नाराज थी बहुत, लेकिन क्या करूं, तुम्हारी मजबूरी समझती हूँ, मीशा ने कहा। मम्मम, थैंक्स मीशा एंड एम सॉरी, मैं बहुत जल्द सब ठीक कर दूंगा, वो आहिस्ता से बोला। मुझे यकीन है तुम पे, मीशा ने कहा और कॉल काट दी। अगले दिन सुबह जब वो तैयारी करके निकलने ही वाला था कि रेहान शाह अंदर दाखिल हुए। तुम अपने साथ जाजिया बेटी को भी लेकर जाओ, नई नई शादी हुई है तो हनीमून पे तो जाना नहीं तुमने, तो चलो इसी बहाने घूम फिर लोगे, रेहान शाह ने कहा। बड़े पापा, मैं वहां घूमने फिरने नहीं जा रहा, अपने बिजनेस के सिलसिले में जा रहा हूँ, वो नागवारी से बोला। मैं जानता हूँ कि तुम वहाँ बिजनेस के सिलसिले में जा रहे हो, लेकिन सारा दिन तो वहाँ बिजनेस नहीं करना ना, तो जब फारग होगे तो जाजिया बेटी को घुमाने फिराने ले जाना, रेहान शाह ने इत्मीनान से कहा तो वो लब भींच कर रह गया। अंकल मैं नहीं जा सकती, वो इब्बी जान अकेले पड़ जाएंगे, वो आहिस्ता से बोली। आप फिक्र मत कीजिए, मैं हूं ना, तो मैं आपके इब्बी जान की तरफ चक्कर लगाता रहूंगा और आप मोबाइल पे राब्ते में रहिएगा। मैं चाहता हूं कि आप अपनी गलत फहमियां दूर करके एक दूसरे के करीब आने की कोशिश करें, और ये इसी सूरत में होगा, रेहान शाह ने कहा। जी बड़े पापा, मैं कोशिश करूंगा, वो दिल ही दिल में उसे सबक सिखाने का सोचते हुए बोला। गुड, तैयारी कीजिए, मैंने आपकी टिकट्स कंफर्म कर दी हैं और जो अपनी की थी उसे कैंसिल करवा दिया था, रेहान शाह की बात पे इसने जोर से लब भींच लिए। फिर वो इसके साथ एयरपोर्ट के लिए निकल आया और मीशा ने भी उधर से फौरी टिकट करवा लिया था, तो वो इससे पहले पहुंच चुकी थी। हाय बेबी, वो जब एयरपोर्ट पहुंचे मीशा इसके गिले लगते हुए बोली। एम फाइन मेरी जान, वो जाजिया को जलाने के लिए जानबूझकर उसकी कमर के गिर्द बाहें डालते हुए बोला। फिर वो इस्लामाबाद पहुंचे तो उनके होटल्स रूम बुक थे। वो जाजिया के साथ रूम में आया और कपड़े वगैरह चेंज करके कॉफी का ऑर्डर किया ही था कि मीशा दरवाजा खोलती अंदर आए। आज कल की मीटिंग को डिस्कस कर लें, वो इसके साथ जड़कर बैठते हुए बोली। शेवर, वो मीशा के साथ मीटिंग की तैयारी करने लगा और जाजिया फ्रेश हैकर बाहर निकल गई थी। चलो रेस्टोरेंट में चलकर खाना खाते हैं आरएस, मीशा ने कहा तो वो कुछ सोचते हुए सर हिला गया। वो दोनों जब बाहर निकले और एक टेबल की तरफ बढ़े और इससे अगले टेबल पे जाजिया चाय का मग थामे बैठे थी और सी ग्रीन और वाइट कलर के ड्रेस में शानों पे शाल ओढ़े और कंधों से आगे की तरफ सिल्की बाल निकाले, वो वहाँ कई लोगों की निगाहों में थी और एक शख्स तो उसे बाकायदा टिकटिकी बांध कर देख रहा था। फिर वो शख्स उठा और जाजिया के टेबल के पास आया। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? इस शख्स ने पूछा तो रुअब ने बेचैनी से पहलू बदला। रुअब ऑर्डर करें, मीशा ने कहा तो वो सर इस बात में हिलाता ऑर्डर करने लगा, मगर उसके कान जाजिया और इस शख्स की तरफ ही लगे थे।
जाजिया इन दोनों को अकेला छोड़कर बाहर रेस्टोरेंट में आई और चाय ऑर्डर करके एक टेबल पे बैठ गई और इससे अभी बैठे कुछ देर ही हुई थी कि रूअबशा और मीशा इससे अगले टेबल पे बैठ गई। कुछ देर के बाद एक शख्स उसके पास आया। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? बैठ जाइए, कौन सा मेरी ज़ाती जगह है, जाजिया ने अपने मखसूस सर्द लहजे में कहा। थैंक यू, मेरा नाम रज़ा अहमद है, और आपका? जाजिया शुजात हुसैन, वो मुख्तसर बोली। नाइस नेम, वैसे आप यहाँ की रहने वाली कि किसी और शहर से आई हैं? मैं लाहौर से आई हूँ, जाजिया ने कहा। ओह अच्छा, मैं यहाँ ही रहता हूँ। अगर आपने कहीं घूमने फिरने जाना हो तो मैं आपको ले जा सकता हूँ। नो थैंक्स, मुझे अगर कहीं जाना भी हुआ तो खुद चली जाऊंगी, वो सपाट लहजे में बोली। न्यू ईयर पार्टी है आज यहाँ, तो आप आएगी? वो शख्स इंतहाई ढीठ था, उसकी सरमेहरी के बावजूद सवाल किया जा रहा था। इसने सर घुमाया तो रूअबशा की आंखों से निकलते शोले देखकर वो ठटकी। आपकी पार्टी है क्या? नहीं, इस रेस्टोरेंट की है, मगर मैं यहाँ की मैनेजमेंट में से हूँ, तो यहाँ स्पेशल गेस्ट को कार्ड देता हूँ। ये मेरी तरफ से आपके लिए कार्ड, जरूर आइएगा, वो शख्स बोला। शिवर शिवर, वो मुस्कुरा कर बोली। थैंक्स, वैसे एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानेगी? इस शख्स ने पूछा। हाँ शिवर, वो रूअबशा को देखते हुए दानिस्तन ऊंची आवाज में बोली। आपके बाल बहुत खूबसूरत हैं। वैसे तो आप पूरी की पूरी खूबसूरत, मगर यहाँ मौजूद हर एक आपके उन हुसैन बालों पे डिस्कस कर रहा है, और मेरी तो वैसी ही कमजोरी है औरत के हुसैन बाल होना। वो शख्स बेबाकी से बोला तो उसने रूअबशा को पहलू बदलते देखा। थैंक्स, वो कि फिर रात में पार्टी में मुलाकात होगी, वो कहती हुई उठ खड़ी हुई। कमरे में आकर वो कुछ देर आराम करने की गरज से सो गई, और फिर आँख खुली तो रूअबशा अभी भी रूम में नहीं था, शायद आकर चला गया था। उसने अपने ड्रेसेस निकाले और एक ब्लैक कलर की सैंपल सी साड़ी जो कि उसकी मदर की थी वो निकाली। इसे वहाँ के स्टाफ से प्रेस करवाकर उसने साड़ी पहनी और लंबे बालों का आगे से हेयर स्टाइल बनाकर उसने बाकी पीछे पीठ पे छोड़ दिए। वो रूम से निकलकर पार्टी हॉल में पहुंची तो वो रज़ा अहमद तेजी से उसकी तरफ लपका। आइए आइए मिस, वेलकम, वो खुशदिली से बोलता उसे लेकर आगे आया तो उसकी निगाह डांस फ्लोर पे डांस करते रूअब और मीशा पे पड़ी। कुछ देर के बाद रूअब स्टेज से उतरकर उसके साथ वाले टेबल पे आकर बैठ गया और मीशा वहां किसी और के साथ डांस करने लगी। मिस जाजिया, क्या अब मेरे साथ डांस करेंगी? रज़ा अहमद ने कहा तो उसने रूअबशा की तरफ देखा जो कि उसकी बात पे जल्दी से सीधा हैकर देखने लगा था। शिवर, वो इसका का हाथ थामते हुए रूअब को जतती निगाहों से देखते हुए बोली। वो इसे लेकर डांस फ्लोर पे आया और इससे पहले कि वो उसकी कमर के गिर्द बाजू डालता कि रूअबशा तीर की मानिंद बढ़ा और रज़ा अहमद को धक्का देता इसके आगे खड़ा हो गया। ये क्या बदतमीजी है? ये मेरी पार्टनर बनकर आई है, रज़ा अहमद गुस्से से बोला। ये मेरी लाइफ पार्टनर है,
She is my wife. मुझे पसंद नहीं कि कोई मेरी बीवी को हाथ भी लगाए। वो चीख उठा। वो वाट ये आपकी बीवी है मगर आप तो इस लड़की के साथ थे। रज़ा अहमद ने बेयकीनी से कहा। वो बिजनेस पार्टनर है मेरी। वो लब भींचकर बोला। वो तो अपनी बीवी से ज्यादा तो बिजनेस पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो। तुम तो अपनी बीवी को भी किसी के साथ टाइम स्पेंड करने दो। इतनी हुसैन है बल्कि क़यामत है। यहाँ कई मर्द इसकी चा में बैठे। एक डेढ़ उम्र शख्स उसे बेबाकी से देखते हुए बोला तो जाजिया का चेहरा मुतगैर हो गया और वो दिल ही दिल में कोसने लगी कि वो सिर्फ रूअब शाह को जलाने की खातिर इस हद तक चली गई कि अपनी इज्जत और आबरू तक को दांव पे लगा दिया। रूअब शाह ने एक जबरदस्त ग्योनिसा इस शख्स को मारा और फिर वो रज़ा अहमद की तरफ लपका। मेरी बीवी के आसपास भी दिखे जान ले लूंगा, वो चीखा और फिर इसका हाथ पकड़कर वो इसे तकरीबन खींचता हुआ वहां से लेकर निकल आया। पर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा।